हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के फॉर्मूलाज। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। चार्ज अपने दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, चार्ज वो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अगर चार्ज रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड होकर चल रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एमिट होंगे। तो ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और चार्ज दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE, जहाँ Q ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू होती है। फिर इस चार्ज की ये भी प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी, ठीक है, जो Q नेट इक्वल्स टू समेशन ओवर Q आप लिख सकते हो। मतलब किसी भी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज है वो उस सिस्टम में अलग अलग जगह पर जो चार्ज है उन सबको ऐड कर दो, आप सिंपल ऐड कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा पूरे सिस्टम का। जैसे एक रूम है, यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है, वहाँ Q3 रखा हुआ है, और पूछा पूरे सिस्टम का चार्ज क्या होगा, तो Q1 + Q2 + Q3 सिंपल ऐड कर दो। यही प्रॉपर्टी है चार्ज की। चार्ज जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, अब ये मोशन में आ गया तब भी इस पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज रहेगा, क्योंकि चार्ज मोशन पर, या हम बोलें चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसा बोलेंगे हम, ठीक है। फिर हम बोलेंगे चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज किसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है, ये हमें बात ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में। देखो कूलाम्स लॉ क्या था, दो स्टैटिक जो पॉइंट चार्जेस होते हैं, दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, उनके बीच में एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, या कूलाम फोर्स उसको हम कहें, वो लगता है। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था कूलाम ने, इसलिए इसको कूलाम लॉ के नाम से भी जानते हैं। दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, अब दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, ऑपोजिट नेचर के हैं तो, या अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो कूलाम ने दिया था वो ये है, F इक्वल्स टू K mod over Q1 mod over Q2 upon R²। तो F इक्वल्स टू K mod over Q1 mod over Q2 upon R²। और यहाँ जो K, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलाम कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। K जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कहीं देखा लग रहा होगा ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग, वहाँ F इक्वल्स टू G m1m2/r² आता है, वहाँ मासेस की बात होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वहाँ जो G है, कैपिटल G, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ जो K है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो K की वैल्यू हो जाएगी, वैक्यूम में अलग हो जाएगी और मीडियम में अलग रहेगा इसका फॉर्मूला, K का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 upon R² डॉट R के भी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। ये दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R, ये डायग्राम बनाया हुआ है। और कूलाम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। इसका पूरा डेरिवेशन भी है, अभी हम केवल फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, ठीक है। F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये होता है कि जो F नेट वेक्टर होता है वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर होता है। तो जो नेट फोर्स है वो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होता है, इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे कोई चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन है ना, जैसे मान लो ये एक सिंपल एक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, तो उसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस बन जाएगा, ऐसा रीजन बन जाएगा जिसमें अगर मैं कोई टेस्टिंग चार्ज लेके आऊँगा तो टेस्टिंग चार्ज या तो अट्रैक्शन का फोर्स फील करेगा या फिर वो टेस्टिंग चार्ज रिपल्शन का फोर्स फील करेगा। उस रीजन को, उस स्पेस को, इस चार्ज का, इस स्टैटिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें फॉर्मूला याद रखना है मैथमेटिकली, जो होता है E इक्वल्स टू F/Q। E इक्वल्स टू F/Q0 भी लिख सकते हैं, टेस्टिंग चार्ज अगर बोल देते हैं तो। और वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q या Q0, ठीक है। यूनिट ऑफ E क्या होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ऐसा ही, और चार्ज का कूलाम होता है तो न्यूटन बाई कूलाम लिख दो, ऐसा ही। और अगर इसको सीजीएस में लिखना चाहते हो तो न्यूटन की जगह डाइन और कूलाम की जगह ESU लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में आप क्या बोलोगे? E इक्वल्स टू KQ/R²।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे ये पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर जो r डिस्टेंस पर है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो होगा E = kq/r²। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो E वेक्टर = kq/r² डॉट r, बस यहाँ पे आपको डॉट r करना है, E वेक्टर लगाना है, ये वेक्टर फॉर्म है। और हमें इस फॉर्मूले से दिख रहा है E और R में क्या रिलेशन है, भाई k कांस्टेंट Q कांस्टेंट, तो E प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, जिसमें r इंक्रीज करने पर E क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, E = अगर हम बात करें ये जो चार्ट है, इस Q और इस पॉइंट P के बीच में क्या है, वैक्यूम है, एयर है, फ्री स्पेस है, तो इस केस में k का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, तो E = 1/4πε0 लिखेंगे k की जगह, और q/r² की जगह q/r² और ε0 को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहा जाता है, जिसका एक वैल्यू भी होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब²/न्यूटन/मीटर²। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, मतलब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप इसको लिख लेना। तो इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब²/न्यूटन/मीटर²। ठीक है, ये आप लिख लेना। अब आपके क्वेश्चन ये यूनिट कहाँ से आया, तो यूनिट ऐसे आया, इसको एप्सिलॉन को इधर ले जाओ, ठीक है, एप्सिलॉन को इधर ले जाओ, तो यहाँ इधर ले जाओगे तो क्या बना, Q का कितना होता है, कूलम्ब, ठीक है, P का न्यूटन/कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब और ऊपर चला गया, और इसका मीटर²। तो यूनिट याद नहीं हो तो बन भी जाता है, यूनिट में से कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिट हम बना सकते हैं अगर फॉर्मूला याद हो तो। ठीक है, और इसके बाद अगर मीडियम होता तो मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन नहीं काम में लेते, एप्सिलॉन काम में लेते हैं, तो मीडियम के लिए वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं उसको। ठीक है, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको समझाने के लिए फिर एक नई फिजिकल क्वांटिटी समझाई गई, जिसको एप्सिलॉन r बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो ε/ε0 के इक्वल होता है। तो एप्सिलॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया ε0 × εr × d। ठीक है, जहां ये जो एप्सिलॉन r है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। इसका वैल्यू होता है अलग अलग मीडियम के लिए, और अगर एयर के लिए बात करो, फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए तो 1 होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये हमें थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। ठीक, देखो इन मीडियम, अगर मीडियम में लिखें तो क्या आएगा, E = 1/4πε q/r², तो एप्सिलॉन आ गया, तो मैं इसको ε0 × εr से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक, रिलेशन बिटवीन EV एंड EM, तो वही EV मतलब कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EM = EV क्या हो गया, εr हो गया, ये इन दोनों में रिलेशन है। सेम रिलेशन आप फोर्स के लिए भी, सेम रिलेशन आप फोर्स के लिए भी बोल सकते हो, Fm = सेम Fv/εr, बिल्कुल सेम आप फोर्स के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है, और इससे बिल्कुल क्लियर है, अगर इसकी वैल्यू मान लो 20 है और इसकी वैल्यू अगर 2 है तो कितना आंसर आएगा, 10, और 10 20 से कम है तो इसका मतलब आप ये बोलोगे EV is always greater than EM, सेम FV is always greater than FM, FV is always greater than FM। तो FV का आप लिख सकते हैं, ठीक है, खुद से। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया और एक रिजल्ट ये आ गया, फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मीडियम फिल करने पर जो फोर्स है वो भी डिक्रीज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो भी डिक्रीज हो जाती है। कितना टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स। ओके, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई आप चार्ज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 3 तरीके से। आप चार्ज को किसी वायर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप चार्ज को सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप चार्ज को वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो वायर पर, सरफेस पर, वॉल्यूम पर 3 तरीके हैं। अगर वायर पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, और उस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। सरफेस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ। अगर आप चार्ज को सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगर आप चार्ज को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उसको कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करा जाता है, जिसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। ऐसे ही अगर आप चार्ज को वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है, इसको बोलते हैं रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट ऐसा ही कूलम्ब अपॉन मीटर, कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका कूलम्ब अपॉन मीटर क्यूब। सीजीएस में
ESU अपॉन सेंटीमीटर, ESU अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ESU अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला T1 L-1 T1A1, L-2 T1A1, L-3 T1A1। ठीक है, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो नियरेस्ट क्लोजेस्ट रखे होते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने यहाँ पे क्या करा, माइनस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, नियरेस्ट या समझाने के लिए तो बनाने पड़ते हैं पास में। नियरेस्ट कितने होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर लगभग, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होते हैं, बहुत पास होते हैं। इस सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर मैं इस माइनस क्यू और प्लस क्यू वाली लाइन को मिला दूं, माइनस क्यू और प्लस क्यू वाली लाइन को क्या कर दूं मैं? इसको मिला दूं, आगे बढ़ा दूं उसमें से ये। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल। और इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर सेंटर से जाने वाली लाइन को बोलते हैं, सेंटर से जाने वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर सेंटर से आने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को स्मॉल p से या p से हम डिनोट करते हैं। और p का फॉर्मूला होता है कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दो चार्ज है तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसको या डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलते हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम दोनों बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? स्मॉल p q इंटू 2। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में भी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्टार्टिंग में होता है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा वेक्टर 2 है वेक्टर। ठीक, यूनिट बता दी मैंने आपको। और फॉर्मूले से हम बता सकते हैं चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर, ऐसा यूनिट। और सीजीएस की बात करोगे तो कूलम की जगह ESU और मीटर की जगह सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर हम बात कर सकते हैं कि आपको एक्सियल पॉइंट बताया था, एक्सियल लाइन बताई थी, उस पर कोई पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट ये रहा, देखो ये एक्सियल पॉइंट मान लिया। तो सेंटर से इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो इस पर, और ये कब है? जब r और a लगभग बराबर है। उस केस में जो E एक्सियल का फॉर्मूला है वो 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। लेकिन अगर शॉर्ट डाइपोल मतलब r वो ज्यादा हो, a जो है वो बहुत कम हो r के कंपैरिजन में, मतलब r यहाँ से लेकर बहुत आगे तक है, वहां पर पॉइंट है, a तो फिक्स ही रहेगा। तो अगर शॉर्ट डाइपोल है या r ग्रेटर a है तो इस केस में आप इस वाले फॉर्मूले में से a स्क्वायर को 0 मान लो, r4 हो गया, r4 एक r से आ गया r3। तो फॉर्मूला E एक्सियल का 2kp अपॉन r क्यूब आ जाता है हमारे पास। क्या आ जाता है? 2kp अपॉन r क्यूब आ जाता है। और आप ये बात देखो, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन आएगा ना E एक्सियल का, वो इधर ही आएगा। E एक्सियल का डायरेक्शन इधर ही आएगा। अब आप देखो P वेक्टर का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, तो इसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू किस तरफ हो गया? इसका डायरेक्शन भी इधर है, इसका डायरेक्शन भी इधर है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इसलिए जब वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पे प्लस साइन ले रखा है, आगे माइनस नहीं लगा, प्लस होगा। तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2kp अपॉन r क्यूब डॉट r क्यूब, प्लस में ही है। लेकिन अभी इक्वेटोरियल का देखेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि उसमें p वेक्टर और जो e इक्वेटोरियल वेक्टर है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो p वेक्टर उसमें इस तरफ होगा और e जो इक्वेटोरियल है वो इस तरफ होगा। इसलिए जब हम फॉर्मूले में देखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो उसमें माइनस आएगा, तो वहां माइनस आने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? माइनस क्यू प्लस क्यू। इस एक्सियल लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन पर हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट ले लिया, इस जगह पे पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है? इस पॉइंट P पर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो पहले तो क्या है, इसमें थोड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं। प्लस क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो इस तरफ होगी,
E1 नाम दो उसको, E1 वेक्टर। ऐसे ही माइनस क्यू ऐसे इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इसको E2 वेक्टर नाम दो। अब इस E1 वेक्टर का क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, ये एंगल भी थीटा, और इससे अपोजिट वर्टेक्स से ये एंगल भी क्या होगा हमारा थीटा। तो E1 वेक्टर का ये कंपोनेंट हो गया E1 sin थीटा, और ये हो गया E1 cos थीटा। ऐसे ही इस E2 वेक्टर का एक कंपोनेंट हो गया इधर E2 cos थीटा, इधर हो गया E2 sin थीटा, और E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। जब हम देखेंगे इसको कैलकुलेट करके, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो और मैग्नीट्यूड भी सेम है चार्जेस का, तो E1 E2 के इक्वल ही आएगा। तो ऐसा है, तो फिर ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल वाले कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो एड जाएंगे, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E2 को भी E1 बोल देंगे, तो फाइनल हमारा 2 E1 cos थीटा आएगा। लेकिन डायरेक्शन देखिए आप, डायरेक्शन इस तरफ आता है, और इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू वो इधर ही है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में एक माइनस आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आया ना E इक्वेटोरियल का, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो 2 E1 cos थीटा आया। अब E1 का फॉर्मूला आप रख देना, E1 का वैल्यू रख देना, वो कैलकुलेशन जब डेरिवेशन करोगे, और cos थीटा का भी रख देना इस ट्रायंगल से। तो वो अभी हम फॉर्मूले देख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि भाई E इक्वेटोरियल kb/r² प्लस a² की पावर 3/2 है। E इक्वेटोरियल kb/r² प्लस a² की पावर 3/2 है, और जब शॉर्ट डाइपोल की बात करोगे, शॉर्ट डाइपोल मतलब r greater a, तो फिर ये यहाँ पे a² हट जाएगा, 3/2, 2 से 2 कट, और E इक्वेटोरियल आएगा kb/r²। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल वाले केस में आप ये बोल सकते हो कि जो E एक्सियल है ना वो 2 × E इक्वेटोरियल है। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए भी आप बोल सकते हो E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू E एक्सियल/2 या E एक्सियल इक्वल्स टू 2 × E इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये दो हमने बातें इसके अंदर कवर करी। इन वेक्टर फॉर्म देखो E इक्वेटोरियल वेक्टर इक्वल्स टू माइनस kb वेक्टर अपॉन r2 डॉट r के पाएगा भाई, डॉट क्या आएगा r के पाएगा, डॉट यहाँ r के पाएगा, डॉट यहाँ r के पाएगा, और माइनस साइन मैंने बता दिया दो बार कि भाई किस वजह से आ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन s E वेक्टर डॉट d वेक्टर। ये कब है, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो, तो phi E इक्वल्स टू सिंपल लिखते हैं E वेक्टर डॉट a वेक्टर, E वेक्टर डॉट a वेक्टर। यूनिट इसकी न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि E की तो हो गई, इसकी E की तो यूनिट न्यूटन बाय कूलम होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बाय कूलम इनटू मीटर स्क्वायर ये ऐसा ही है। तो सीजीएस लिखना चाहो तो न्यूटन की जगह 10, कूलम की जगह ESC, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट का बात कर सकते हो, ये और ड्यू टू डाइपोल की वजह से, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ये शॉर्ट डाइपोल है। अब इस शॉर्ट डाइपोल की हमने बात करी, और जनरल पॉइंट है तो ये r थीटा पॉइंट एरिया जनरल पॉइंट, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, ये एंगल थीटा, ये r, और ये E की जो डायरेक्शन है वही E इधर है, या E वेक्टर इधर है, तो इसमें E1 तो इधर होगा और E2 इधर होगा। ठीक है, ये एंगल अल्फा होगा, जो रिजल्टेंट का E1 के साथ एंगल होता है। अब ये जो E1 है ना, ये एंगल थीटा बन रहा है, इसलिए E1 का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, E1 का जो फॉर्मूला आता है 2 kb cos थीटा अपॉन r³ आता है। तो E1 2 kb cos थीटा अपॉन r³ आता है, और ऐसे ही E2 जो आता है वो kb sin थीटा अपॉन r³ आता है, E2 आता है kb sin थीटा अपॉन r³, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है E इक्वल्स टू रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होता है। तो इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे और सोल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा कुछ इस तरीके से, kb अपॉन r³ रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं ध्यान रखनी है आपको। ये देखो पुट रूट करके कंप्लीट करेंगे तो E kb अपॉन r³ डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको, अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और थीटा और अल्फा में भी रिलेशन है आपको याद होना चाहिए, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये आपको दोनों में रिलेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, इसमें एक डाइपोल को रख दिया किसी एंगल थीटा पर एट अ टाइम t, तो हम देखते हैं कि उस पर नेट फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स लगता है 0, क्योंकि इस वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में QE, इस पर लगेगा QE इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट या नेट फोर्स होगा इस पर वो 0 होगा।
लेकिन इस फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन इधर है, इस फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन इधर है, तो दोनों फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन, दोनों फोर्स की जो एक्शन ऑफ लाइन है उनमें डिफरेंस है, मतलब गैप है उनमें, तो एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, मतलब वो डाइपोल घूम जाएगा, तो टॉर्क आ जाएगा वहाँ। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो आता है हमारे पास वो आता है पी sin थीटा, और वेक्टर फॉर्म में टॉ वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब थीटा अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो टॉर्क आएगा मिनिमम जो आएगा 0, और अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम आएगा जो आएगा पी, तो मैक्सिमम पी आएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये यूनिफॉर्म नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो फोर्स भी, नेट फोर्स भी 0 नहीं होता और टॉर्क भी 0 नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 नहीं होगा, नॉन 0 होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। तो यही वाली बात है, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा और टॉर्क भी 0 नहीं होगा। देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पे गोस लॉ। गोस लॉ क्या है, एनक्लोज सरफेस के लिए लगाया जाता है ना, और अगर एनक्लोज सरफेस नहीं है तो वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाया जाता है एनक्लोज, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इसका फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इक्वल्स टू फॉर इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये पीछे बढ़ के आए फ्लक्स का फॉर्मूला। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो फाई आ जाता है 4 पाई के क्यू एनक्लोज के, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट। अब हम एप्लीकेशंस की बात कर सकते हैं गोस लॉ की, तो इसमें हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, पूरी रिंग पर चार्ज लगा हुआ है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, EP इक्वल्स टू KQX, सेंटर से डिस्टेंस x है, KQX और ये कैपिटल R की रेडियस है, KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, EP का फॉर्मूला KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 फॉर्मूला है। अब अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाता है, चलते चलते सेंटर पर जाता है, तो x कितना हो गया, x कितना हो गया 0, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू रिंग 0, क्योंकि भाई x 0 हो गया, x ऊपर आ रहा है, ये सेंटर 0 हो गया। इसका जो ग्राफ बनता है ये और आर के लिए वो ऐसा बनता है इस तरीके से, इस इक्वेशन की वजह से, ठीक। और हम देखते हैं कि r/2 पर कितना आ रहा है, e मैक्सिमम आता है, r/2 पर कितना आता है, e मैक्सिमम आता है ना, और आप ऐसे बोल सकते हो मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस r/2 पर क्या आता है, e मैक्सिमम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें बात करनी है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, जबकि वायर फाइनाइट लेंथ की हो, फाइनाइट लेंथ है, तो ये फाइनाइट लेंथ का वायर लिया, यहाँ से स्मॉल है, यहाँ से स्मॉल है, इस पॉइंट पर हमें बात करनी है r डिस्टेंस से, है ना, ये डिस्टेंस जो है वो r है, स्मॉल r, और ये पूरा एंगल जो है वो बन रहा है जो वो अल्फा है, तो फॉर्मूला आता है e का 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई r sin अल्फा बाई 2, तो EP इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई r sin वही पूरा एंगल अल्फा बाई 2, ये EP का फॉर्मूला आता है। और अगर यही वायर इनफाइनाइट हो जाए तो ये आगे बढ़ जाए, इधर इधर बढ़ जाए, तो फिर अल्फा पता है कितना होगा 180 डिग्री, तो अल्फा 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ 180 डिग्री बाई 2 बड़ा sin 90 sin 91, तो ये पोर्शन हट जाएगा, EP आ जाएगा 2k लैम्डा बाई r, तो इनफाइनाइट वायर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 2k लैम्डा बाई r होगा, ठीक है। और हम ड्यू टू r की भी बात करेंगे, पहले इनफाइनाइट वायर के लिए बात करते हैं। देखो आप फॉर इनफाइनाइट वायर, तो अल्फा 180 डिग्री sin 180 डिग्री बाई 2 से कट हुआ, तो ये sin 90 जो बना होता है, तो EP का जो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो 2k लैम्डा बाई r, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इस तरीके से रहेगा। फिर आप क्या बोलोगे इसमें, फिर आप बोलोगे फॉर चार्ज आर्क, ये एक आर्क है जो कि चार्ज है, तो ये वही डिस्टेंस r, ये पूरा एंगल अल्फा, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होता है फाइनाइट वायर वाला, EP इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई r sin अल्फा बाई 2, ये एंगल अल्फा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, अब ये जो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो है ये आपका होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूले हैं। तो अब इस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर आप बात कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस पे बात कर सकते हो, इनसाइड बात कर सकते हो, तो 3 जगह हो गई जहां बात कर सकते हो, ठीक है। तो 3 जगह हो गई, तो E आउट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है KQ/r², r के डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, तो KQ/r²। अब यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है, कौन सी डेंसिटी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज अपॉन एरिया 4πr², क्योंकि चार्ज कहाँ पर है, इस पर है, तो 4π कैपिटल R², उसको इधर ले जाएंगे,
क्यू का वैल्यू रख देंगे 1/4 पे, तो क्यू का वैल्यू रख देंगे सिग्मा इंटू 4πr² के 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ऑटोमेटिक करेंगे ई नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये ई आउट का फॉर्मूला है सिग्मा की टर्म्स में। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दूँ तो सरफेस के लिए आ जाएगा, और इस फॉर्मूले में स्मॉल आर को कैपिटल आर स्क्वायर रख दूँ, आर स्क्वायर को कैपिटल आर स्क्वायर रख दूँ तो ई इसका फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा की टर्म्स में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और ई पता कितना आएगा बोलो, ई कितना आएगा कंडक्टिंग के लिए 0, क्योंकि चार्ज सारा का सरफेस चार्ज तो है ही नहीं अंदर। तो ई एस वही के की वही कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर को कैपिटल आर करना है, उस वाले फॉर्मूले में नीचे वाले फॉर्मूले में ई एस इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ई एस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इन 0 क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है, सारा चार्ज सरफेस पर है, तो ई इन 0 होगा क्योंकि क्यू इन क्या है 0 है। ग्राफ ऐसा बनेगा ई और आर का। अब आप ये देखो कि इस ग्राफ में स्मॉल आर जब कैपिटल आर से क्या है लेस देन मतलब इनसाइड है, इनसाइड कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा, वैल्यू नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। आर ग्रेटर कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर, किस तरीके से ग्राफ बनेगा वही, क्योंकि ये रिलेशन कैसा होगा 1/r स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ई एस यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि वही कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन कंडक्टिंग शीट। तो थिन कंडक्टिंग शीट की वजह से जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। थिन कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, मतलब कंडक्टिंग शीट की वजह से फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। नॉन कंडक्टिंग होता तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट, ये नॉन लिखा हुआ है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, अब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जब चार्ज देते हैं ना तो वो चार्ज अंदर चला जाता है, मतलब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो की बात करी जाएगी, तो वही 3 जगह है ई आउट के वाई स्मॉल आर स्क्वायर और ई नॉट। अब ये क्यू यहाँ पर अलग तरीके से आएगा, ये क्यू जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। अगर आप इसको देखना चाहें कि भाई ये क्यू कैसे हटा, तो आप इसे ध्यान रख सकते हो, रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो इस कैपिटल क्यू की वैल्यू लिख सकते हो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और इस वैल्यू को यहाँ रख के सॉल्व करोगे, के का लिखोगे फॉर्मूला 1/4 सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं ई नॉट इक्वल्स टू या ई आउट इक्वल्स टू रो कैपिटल आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अभी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको रो कैपिटल आर क्यू रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ई एस के लिए क्या करना है, इस फॉर्मूले में कैपिटल आर रख देना और इस फॉर्मूले में स्मॉल आर स्क्वायर को कैपिटल आर स्क्वायर रख देना, तो आ जाएगा ई एस। तो ई एस रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये इससे बना, ठीक है, यहाँ से ये वाला इस सिंपल क्यू के फॉर्म में के वाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूले में स्मॉल आर स्क्वायर को कैपिटल आर स्क्वायर रख दोगे तो कट हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर बच जाएगा ऊपर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये वाला यहाँ से आ गया कैपिटल आर स्क्वायर रख दो, ठीक है। ई इन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे आप, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, ई इन इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, और ई इन बस इस कैपिटल आर को स्मॉल आर रख दो याद रखने के लिए केवल, ठीक है। कैपिटल आर को स्मॉल आर रख दो तो ई इन का फॉर्मूला रो की टर्म्स में रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके ये नॉन कंडक्टिंग वाला अच्छा है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो वही। अब इनसाइड के लिए ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये देखो इनसाइड का जो फॉर्मूला था के क्यू, इनसाइड का जो फॉर्मूला था ई इन के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। ई इन किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के। स्मॉल आर जो वेरिएबल है, तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसलिए जो अंदर के लिए ग्राफ बनाया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन है, देखो ई इन प्रोपोर्शनल स्मॉल आर के लिए स्ट्रेट लाइन इनसाइड के लिए, और यहाँ पे मैक्सिमम, उसके बाद वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वही रिलेशन ई आउट इक्वल्स टू ई आउट प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो ये जितने भी फॉर्मूले थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो हमने कवर करे, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को आप देखें, ध्यान से याद करें, है ना, कवर करें, लिखें। तो इस लेक्चर में यहीं तक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के फॉर्मूले देखेंगे।